हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रिलेशनशिप ओसीडी के बारे में। ये एक कपल है जिसमें से वाइफ को ये आरओसीडी हो गया। हुआ कैसे ये भी मैं आपको पूरा बताऊंगी और फिर ठीक कैसे हुई ये भी ज़रूर बताऊंगी। देखिए, अभी तो वो ठीक हो गए हैं और उनकी रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग हो गई है, बहुत अच्छी तरीके से अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी साल उन्होंने बहुत कष्टों में भी गुजारे हैं, क्योंकि शुरुआत में तो आदमी समझ ही नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। शुरुआत में तो बस इस तरीके से लड़ाई थी, अच्छा मुझ पर शक करने की आदत पड़ गई है तुम्हें, इतना शक्की इतना झक्की, तुम्हारे साथ नहीं रह सकता मैं, तलाक ले लो, ये ले लो वो ले लो। इसी में ही 2-3 साल निकल गए। समझ भी नहीं आ रहा था कि एक बीमारी के रूप में बार बार इस तरीके का थॉट आ रहा है मन में। ये कोई शक्की और झक्की वाली बात नहीं है केवल। अब लेकिन समझ में आते आते और फिर उसके लिए इलाज के लिए तैयार होते होते सब कुछ बड़ा वो लग जाता है। तो ये जो अभी इतना अच्छी तरीके से हंस मुस्कुरा कर अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, ऐसा हमेशा से इनके साथ नहीं था। काफ़ी इन्होंने कष्ट भी देखे हैं। तो समझते हैं, ये जो कपल हैं इनकी हुई तो लव मैरिज थी। अब लव मैरिज हुई तो घर में जो इन लॉज हैं उनमें से जो फादर इन लॉ थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, सिस्टर इन लॉ ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो इनकी मदर इन लॉ थी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उनको ये कुछ खास लेडी पसंद नहीं थी। तो अब जब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इनको, तो डेली मदर इन लॉ के साथ आपको रहना है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी स्ट्रगल होती है। वो किसी ना किसी बात पर कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती थी जिससे कि इस लेडी को दुख होता था। अब दुख होता था तो डेफिनेटली अपने पति से शिकायतें करती थी, झगड़ा करती थी। अब पति भी कभी तो सुन लेता था, कभी बोल देता था यार थोड़ा एडजस्ट करो, मम्मी तो है, मैं क्या कर सकता हूँ, और अब हमारी लव मैरिज है, तुम तो मुझे समझो, इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस तो ये समझती थी। लेकिन इनकी मदर इन लॉ का थोड़ा टॉर्चर कुछ ज़्यादा ही था। वो वास्तव में इतने गंदे शब्द बोल जाती थी, तूने मेरे लड़के को फंसा लिया है। कभी कभी उन्होंने इस तरीके के गंदे शब्द इस्तेमाल करे, सो गई होगी उसके साथ, वो क्या करता, आपसे शादी करनी पड़ी उसे, इस तरीके की अपशब्द भी कई बार बड़े लोग भी समझदार होने के बावजूद भी इस तरीके के गंदे शब्द मुंह से निकाल देते हैं। तो इनको बहुत हर्ट होता था अंदर अंदर। तो अब इनको अंदर अंदर हर्ट होता था। हस्बैंड भी कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बिल्डअप होने लग गया। तो अंदर 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 ये घुटने लग गई। अपने ही घर में इनको बहुत ही सफोकेटेड फील होने लग गया। अब जब इनकी लगातार सास की वजह से पति से लड़ाई रहती थी, तो पति भी थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस से रिलीज़ करने के लिए मोबाइल पे ज़्यादा बिजी होने लग गया, या फिर घर नहीं आता था, दोस्तों के साथ थोड़ा कहीं आने जाने लग गया, इस तरीके से। तो इनको इस बात से ना एक डाउट पैदा होने लग गया मन में कि इसने मुझसे लव मैरिज की है लेकिन ये तो मेरी केयर ही नहीं करता, पता नहीं अभी मुझे प्यार करता है या नहीं करता है। ये सब इनके मन में वो डाउट्स आने लग गए इस तरीके से। घर नहीं आता है तो मेरी बात नहीं सुनता है, इस तरीके से इनके मन में वो सब चीज़ें चलने लगी। एक दो बार इन्होंने पूछना शुरू किया इस तरीके से कि क्या बात है, अब तुम घर टाइम पर नहीं आते हो, या आते हो तो फ़ोन में लगे रहते हो, टीवी देखते रहते हो, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं रहा है क्या। अब एक दो बार तो उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब बार बार पूछा उन्होंने बोल दिया हाँ अब मन नहीं करता मेरा तुमसे बात करने का। ये बात और वो सब जो घर का स्ट्रेस था वो सब इतना बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर दिया इनके दिमाग को कि इनके दिमाग में वो बात सेट हो गई, बैठ गई बिल्कुल, कि हाँ ये मुझसे प्यार नहीं करता। कई बार ऐसा होता है ना कि 10 बार कोई हमसे बहुत अच्छी बात बोले लेकिन वो हमारे दिमाग में इतना सेट नहीं होती। एक बार कोई कुछ ख़राब बात बोल दे तो वो चीज़ हमारे दिमाग में एकदम सेट हो जाती है। यही इनके साथ हुआ। जब इनके हस्बैंड ने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ अब नहीं मन करता तुमसे बात करने का, तो वो चीज़ इनके दिमाग को इतना डीपली अफेक्ट कर गई कि वो चीज़ सोच सोच के, इन्होंने मुझे बताया कि 15-20 दिन तक सोच सोच के उसको रोज़ रात रात भर रोना, दिन में भी उसी चीज़ को सोचते रहना, पुरानी पुरानी बातें मेमोरी याद कर करके बहुत रोना, सारा सारा दिन अपने कमरे में दिन भर भी रोते रहना। और वो इतना ज़्यादा उस चीज़ की कंडीशनिंग हो गई इनके दिमाग में कि इनको अब समझाने से भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इनसे प्यार करते हैं, जस्ट ऐसे ही बोल दिया था। तो इनके दिमाग में बार बार ये थॉट आते थे कि ये बाहर गया है तो ये किसी और से बात कर रहा है, ये बाहर गया है तो किसी और से बात कर रहा है, ये मुझसे प्यार नहीं करता। और इन सब थॉट्स जब दिमाग में आपके होते हैं तो आपको हर एक एक्टिविटी पर डाउट ही लगता है। तो क्या हुआ, इन बिटवीन ये अपने हस्बैंड के साथ बाहर कहीं सोशल गैदरिंग में गई तो वहाँ पर टोका टाकी, तुम उधर क्यों देख रहे थे, तुम उसकी तरफ क्यों देख रहे थे। मतलब इस तरीके की चीज़ें बार बार इनके साथ होने लगी और इनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, क्यों मैं इस तरीके का बिहेवियर कर रही हूँ। लेकिन
अब कहते हैं ना बस नहीं चल रहा है, मजबूर सी हो गई है कि बार बार ये लग रहा है। तो उन्होंने बताया इस दौरान जितनी भी शादी पार्टीज बर्थडे में गए, इनका दिमाग बस उसी चीज़ में फंसा रहता था। ये उस लेडी को देख रहा है, उधर इसने पलकें झपकाई हैं, इस तरफ स्माइल करी है, मतलब हर समय बस इनके दिमाग में एक यही थॉट कि जैसे पता नहीं इनके हस्बैंड कितने बड़े कैरेक्टरलेस हैं कि हर औरत को ही, हर लड़की को ही देख रहे हैं। वो दिमाग में इनके डाउट इस तरीके से बैठ गया। अब वो अंदर इनसिक्योरिटीज़ की बहुत सारी लेयर थी। भाई मदर इन लॉ पसंद नहीं करती है, दिन भर आपको मदर इन लॉ के साथ रहना है, अलग भी नहीं हो रहा था हस्बैंड, लगातार कांस्टेंट एक टॉर्चर। अब अंदर से इतना दुखी आदमी वो अपना दुख हस्बैंड के सामने बोल रहा है, हस्बैंड भी कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा है, ऊपर से ये इस तरीके की बातें हो गई। अब हस्बैंड को भी नहीं पता था कि इनको ये बीमारी की शुरुआत हो गई है। तो हस्बैंड इस बात पे बहुत रिएक्ट करने लगा, चिढ़ने लगा इस बात पर, तुमसे शादी करके मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरी माँ बिल्कुल सही कहती है, तुमने मुझे फंसा लिया था, ये था वो था, इस तरीके की बातें इन्होंने शुरू कर दी। अब एक लड़की पहले से ही दुखी है और उसको हस्बैंड भी इस तरीके से बोल रहा है कि हाँ मेरी माँ सही कहती है कि तुमने मुझे फंसा लिया था, तुमसे शादी करके गलती हो गई है, पीछा छोड़ो मेरा। इस तरीके की बातें जब बार बार इनके अंदर जा रही थी तो इनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। और घर वाले यही समझ रहे थे कि ये शक्की है लड़की, ये झक्की है, इसका दिमागी हालत ख़राब हो गई है, ये पागल हो गई है, इस तरीके की तो बातें कर रहे थे। लेकिन किसी का ध्यान ये नहीं किया इस तरफ भी कि भाई ये जानबूझ के नहीं कर रही है, ये जो आप झक्की और पागल इसको कह रहे हैं, अच्छी खासी लड़की शादी होकर आई थी, इसकी हालत ऐसी क्यों हो गई है, ये जानने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था, बस उसको डांट रहे थे, डपट रहे थे। इवन हस्बैंड ने 2-3 बार हाथ भी उठा दिया कि ये पागलपंती तू नहीं करी तो तेरे बाप के घर छोड़ाऊंगा मैं। इस तरीके से परेशान हुई थी क्योंकि अब लव मैरिज की थी तो माँ बाप से भी ज़्यादा क्या कहे। माँ बाप को भी ये बात पता चली, लेकिन माँ बाप ने भी वही समझाया बुझाया कि बेटा तू शक मत किया कर, क्यों शक करती है, पार्टी में जाएगा तो बंदा ऐसे तो देखेगा ही किसी की तरफ, औरतों की तरफ देखने का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो कोई कैरेक्टरलेस है। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि इनको ये OCD हो गई है और इसकी वजह से उनके मन में इस तरीके के थॉट्स आते हैं बार बार। घर पे हो, खाना बना रही हो, उठना बैठना सोना जागना सब माहौल बुरी तरीके से भयंकर टाइप की OCD इनको हो गई है। इवन सपने में भी चौक कर उठ जाती थी, इनको ऐसा ही लगता था कि इनका हस्बैंड किसी से बात कर रहा है इस तरीके से। हालांकि जब मैंने ऐसा पूछा कि आपने कुछ अपने सामने ऐसे एविडेंसेस देखे, कुछ ऐसा आपके पास है एविडेंस जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि आपका हस्बैंड वाकई आपको चीट कर रहा है, तो ये कोई भी ऐसा सॉलिड एविडेंस कभी नहीं जुटा पाए इन सालों में कि ऐसा कुछ हो कि वास्तव में इन्होंने कोई चैट पकड़ी हो या किसी तरीके से हस्बैंड को कहीं पर भी कुछ पकड़ा हो या ऐसा अनयूजुअल बिहेवियर देखा हो, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन इनके मन में कॉन्टीन्यूसली वो थॉट आता था। तो ये समझ नहीं पा रही थी इस तरीके से कैसे है। अब खुद भी पढ़ी लिखी लड़की है, नहीं समझ में आ रहा। जब बहुत ही टॉर्चर हो गई तो एक बार इन्होंने गूगल पे सर्च करा कि ये मन में बार बार ऐसा फील होना, इस तरीके की बातें आना, इसे क्या कहते हैं। तो गूगल ने इसको इस तरीके से बताया इनको कि ये बार बार विचार कोई आता है तो OCD कहते हैं। इन्होंने फिर और OCD के बारे में पढ़ा, पता चला कि एक रिलेशनशिप OCD भी होती है जिसमें इस तरीके के अपने पार्टनर को लेकर कुछ इस तरीके के पार्टनर को खोने से रिलेटेड डर वाले थॉट भी आते हैं, पार्टनर पे डाउट के थॉट भी आते हैं, पार्टनर से रिलेटेड इस तरीके के थॉट्स आते हैं। तब जाकर इनको पता चला कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो गई है मुझे, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। क्योंकि बीच बीच में अपने आप से भी वो करती थी, मैं क्यों सोचती हूँ ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए, जबकि मुझे ऐसा कुछ पता नहीं लगा, आज तक कोई एविडेंस नहीं है। तो वो करते करते खैर गूगल ने इनकी मदद कर दी, इनको पता चल गया कि इनको प्रॉब्लम है। फिर इन्होंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट किया कि मुझे पता चल गया कि मुझे बीमारी हो गई है, कि ये जो शक वाले मेरे मन में थॉट आते हैं ये इसलिए नहीं कि मैं तुम पे शक करती हूँ, ये बार बार मेरे मन में आता है और मैं समझ नहीं पा रही थी और मुझे बेचैनी होती थी तो मैं इसलिए तुमसे पूछ लेती थी और इसलिए तुम्हें टोकती थी। लेकिन मुझे ये जो है ना दिक्कत हो रही है तो मुझे डॉक्टर के दिखाओ। तो इन्होंने पहले साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट किया, तो उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि इनको OCD हो गया है और इसकी दवाइयाँ वगैरह चलवानी पड़ेंगी और ये सब चीज़ें। तो उन लोगों ने इनिशियली दवाई वगैरह ली, उससे थोड़ा इनको रिलीफ मिलता था सिम्टम्स में और सब कुछ वो, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर इनके साइकेट्रिस्ट ने ही इनको बोला कि आप इनकी काउंसलिंग भी करवाइए, CBT वगैरह करवाइए, उससे इनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो अपने साइकेट्रिस्ट की रिकमेंडेशन के बाद ही इन्होंने साइकोलॉजिस्ट ढूंढना शुरू किया और लकीली ये केस हमारे पास आया तो पता चला
कि इनकी जो सब प्रॉब्लम है कैसे कैसे है। तो इनसे जब बातचीत हुई तो इनको इस तरीके से पता चला कि इतना स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस इनके अंदर था लगातार इनकी शादी के बाद से, और डेली का एक स्ट्रगल था इनके लिए। तो इनकी मानसिक हालत इससे बिगड़ गई, क्योंकि ये पहले से भी थोड़ा सेंसिटिव और ज़्यादा ओवर थिंक करने वाली ही थी। तो इनके जब बचपन से लेकर पूछा गया तो इनसे पता चला कि हमेशा से ही पहले भी अगर कोई भी बात इनको कोई बोल देता था तो ज़्यादा महसूस हो जाती थी, ज़्यादा सोचती थी, और कई दिन तक, 5-7 दिन तक इनके दिमाग में कोई भी बात इस तरीके से घूमती रहती है। तो थोड़ा सा चीज़ों से या फिर लोगों से या फिर इनको किसी भी थॉट से थोड़ा सा एक ऑब्सेसिव नेचर इनका शुरू से ही था इस तरीके से। और इनके मन में जो ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा अफेक्ट कर गई, उसका सबसे ज़्यादा मेन सोर्स रहा वो जो इनकी शादी के बाद जो इनको लगातार स्ट्रेस, एक तरीके से टॉर्चर झेलना पड़ा इन्हें अपने ही ससुराल में। ये तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, लेकिन इनकी स्ट्रगल काफ़ी लंबी थी कि किस तरीके से इनकी मदर इन लॉ बहुत बैडली इनको ट्रीट करती थी, फिर इनके साथ मार पिटाई भी होने लग गई थी। तो वो जो इंसान थोड़ा सा ऐसे ही हो, सेंसिटिव हो, थोड़ा ओवर थिंकिंग वाला हो, और किसी चीज़ से एक ऑब्सेसिव नेचर उसका पहले से ही हो, तो उसके लिए इतना हाई स्ट्रेस और इस तरीके से होना, आप समझ सकते हैं कि ऐसा उसका दिमाग पकड़ लेता है ये बात। तो फिर इनको समझ में आया, तो क्योंकि इनकी मेडिसिन्स भी चल रही थी, उससे भी थोड़ा इनके सिम्टम्स रिड्यूस हो रहे थे, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, क्योंकि प्रॉब्लम तो समझने से सॉल्व हो गई, फिर इनको CBT की मदद से और इनको एक्सपोजर्स कराए गए, उस सब की मदद से इनकी जो एंग्जाइटी थी वो भी कंट्रोल करना सिखाई गई, अलग अलग माइंडफुलनेस टेक्निक से, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन से। क्योंकि गोल एक ये भी आता है कि मेडिसिन को आपको बहुत जल्दी से जल्दी छोड़ना है और आपको बिना मेडिसिन के ही ठीक करना है। तो फिर ये भी विलिंग थी कि हाँ, मुझे मेडिसिन, अभी मैं बहुत यंग हूँ, ज़्यादा नहीं लेनी है मुझे, और अभी मुझे बेबी वगैरह भी प्लान करना है, तो मुझे मेडिसिन के बिना ही ठीक होना है। तो समझने के लिए तैयार थी, विलिंग थी कि मुझे हाँ मेडिसिन भी जल्दी छोड़नी है और मुझे ठीक होना है पूरी तरीके से। तो जैसा जैसा इनको बताया गया वैसा वैसा इन्होंने फॉलो किया। तो इनको बहुत सारी माइंडफुलनेस टेक्निक्स, एक्सरसाइजेस वगैरह सब चीज़ें बताई गई, वो इन्होंने फॉलो की। उससे इनकी एंग्जाइटी वास्तव में कम होने लगी, क्योंकि मेडिसिन से तो क्या है, जितना ये लेती थी उतने टाइम इन्हें रिलीफ मिलता था, लेकिन परमानेंट नहीं ख़त्म हो रही थी। बिना मेडिसिन के वो आपकी अंदर की जो केमिस्ट्री है वो परमानेंट ठीक होने लग जाती है। तो वो इन्होंने सब चीज़ें, हेल्दी प्रैक्टिसेस करी, फिर उनको अंडरस्टैंड, वो जो अर्ज इनके अंदर से उठती थी, उस एंग्जाइटी को होल्ड करना, उसे रिलीज़ करना पूरा सिखाया गया। उस अर्ज पर एक्शन लेने की बजाय किस तरह से अपने आप को संभालना है, किस तरीके से अपने आप को नया थॉट देना है, उसको रीइंफोर्स करना है। मेंटल एक्सपोजर से लेकर फिर रियल एक्सपोजर सब कराए गए, कि इनको हस्बैंड के साथ पार्टी में भेजा गया, अलग अलग जगह शॉपिंग मॉल में भेजा गया, और वहाँ पर इनको जब वो अर्ज आ रही है तो कैसे रेजिस्ट करना है, वो सारी टेक्निक्स इनको बताई गई, और इनको उस रेजिस्टेंस से, उस एंग्जाइटी को रिलीज़ कर कर, और वो जो हस्बैंड से मन में सवाल या शिकायतें जो आती थी वो सब चीज़ें ना कर कर रिलैक्स रहना है, हंसते मुस्कुराते घूमना है, बात करनी है, वो सब चीज़ें इनको पूरा ट्रेनिंग दी गई, सिखाया गया। तो इस सब से वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी, रिकवर कर रही थी। तो जब रिकवरी करता है आदमी तो थोड़ा तो लापरवाह हो जाता है, तो ऐसे इनके साथ हुआ। रिकवरी कर रही थी, इन्होंने कहा अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, बस अब तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिकवरी के बीच में इन्होंने क्या किया, एक्सरसाइज वगैरह करनी बंद कर दी। क्या अब क्या ज़रूरत है एक्सरसाइज की, अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, जितना मैं 80% के करीब ठीक हो गई, 20% भी यूँ ही ठीक हो जाएगा। तो लापरवाही कभी मिस कर दी, कभी बिल्कुल ही नहीं करी, कभी थोड़ी बहुत कर ली, इस तरीके से ये सब अब यही इनको भारी पड़ गया। फिर से इनको जो, क्योंकि अभी तक सपोर्ट अंदर से इतनी मजबूत नहीं थी ना, तो हम पहले एक इंसान को ठीक करते हैं और फिर ये देखते हैं कुछ महीनों तक कि वो ठीक है। तो अभी क्या है कि इनको ना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो ये लापरवाही बीच में करने लगी। तो जब लापरवाही करने लगी, इनको 1-1.5 महीना कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब लगातार 1-1.5 महीना लापरवाही करने लगी, तो थोड़ा थोड़ा सा इनको लगा कि जितना सेल्फ कंट्रोल मेरा एंग्जाइटी पे था, अभी थोड़ा थोड़ा सा कभी मुझे हल्की सी दिक्कत हो रही है। तो मैंने इनको बोला कि आपको जब तक हम आपका शेड्यूल ऐसा ना कर दें कि बस मॉर्निंग में अब एक बार एक्सरसाइज कीजिए और उसके बाद पूरा दिन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तब तक आपको जैसा रूटीन दिया गया है वैसा ही आपको फॉलो करना है। अगर आपको 2 टाइम बताई गई हैं, किसी को 3 टाइम बताई गई हैं, तो वैसे ही करना है आपको। भी अपनी मर्ज़ी से ऐसा नहीं करना है। हम ज़िंदगी भर आपसे पूरा दिन इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं कराएंगे। जब देख लेंगे आप पूरी तरह से ठीक हो गए, रिलैप्स के सारे गेट बंद कर देंगे, तब आपको एक ऐसा छोटा सा रूटीन दिया जाएगा जिसको आप हमेशा करेंगे, तो आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे।
क्योंकि एक्सरसाइजेस बीमार इंसान के लिए नहीं होती, हेल्दी लोगों के लिए होती हैं। क्योंकि कोई भी इंसान जब बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो, उस टाइम वो एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं? जब आप एक ऐसे स्टेट में होंगे जहाँ पर आप ये कर सकते हैं, है ना, तभी तो आप कर पाएंगे। तो एक्सरसाइजेस पोस्ट मेंटेनेंस जो फेज़ होता है, मतलब आपको ना पूरा, जब एक कहते हैं ना लाइफ लॉन्ग ही आपको एक्सरसाइजेस करनी है। जिन लोगों को कभी प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हुई उन लोगों को भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और करते हैं लोग अपनी फिटनेस के लिए। तो आपको बस एक्सरसाइजेस करनी है, ये जीवन में गांठ बांध लीजिए। आपको ये नहीं कि अभी मैं ठीक हो गई तो आप छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं। और इसका मतलब ये भी नहीं आप ये सोचें कि अच्छा अब पूरी ज़िंदगी करनी पड़ेगी, इसका मतलब हम पूरी तरह से कभी ठीक नहीं हुए। ये गलत बिलीफ भी नहीं सोचना है आपको। ये सोचना है कि एक्सरसाइजेस जीवन का एक हिस्सा होती हैं। जिस तरीके से हम बाकी रूटीन फॉलो करते हैं, रोज़ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, नहाते धोते हैं, ऐसे ही हमें एक्सरसाइजेस भी अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, जो ज़रूरी है। अब जब इनको ये चीज़ समझ में आ गई कि अच्छा लापरवाही नहीं करनी है, अभी तो मेरी जो नींव है वो थोड़ी सी कच्ची, मुझे पक्की करनी है ना। दीवार जब आप बना रहे हो, कच्ची दीवार होती है, आप ज़रा सा भी ऐसे कुछ पुश करोगे, लापरवाही है तो क्या गिर जाएगी। एक बार पक्की हो जाने दीजिए उसे, फिर उसके बाद आप एक आध दिन, 2-4 दिन कभी मिस भी कर देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये ऐसे भी गलती करते हैं कुछ केसेस ना बीच में, तो इन्होंने ये करी, लेकिन इनको जल्दी से समझ में आ गया, क्योंकि बीच में जो एक आध सेशन हो उसमें झूठ बोल दिया, हाँ मैं कर रही हूँ, कि हस्बैंड ने बताया कि मैडम सच बात तो ये है कि नहीं कर रही है एक्सरसाइज। तो फिर समझ में आया कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो फिर उन्हें समझाया गया कि देखो ईमानदारी पहली चीज़ है भाई, करना है तो करना है। फिर उन्होंने और करा, फिर फास्ट रिकवरी होनी शुरू हो गई। और इस तरीके से एक्सपोजर से, CBT से, बीच में कुछ सेशंस इनके हिप्नोथेरेपी के भी लिए गए, क्योंकि जब इनिशियली कंट्रोल नहीं आ रहा था तो हिप्नोसिस बहुत मदद करती है उस एंग्जाइटी को रिलीज़ करने में। और मेंटल एक्सपोजर जो हम हिप्नोथेरेपी के थ्रू कराते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं रियल एक्सपोजर करने के लिए। इस तरीके से पूरा इनका सब कुछ लाइफस्टाइल चेंज करके समझाया गया, और इनको एक्सपोजर्स जब रिपीटेडली इतने एक्सपोजर्स कराए गए कि मतलब ये ऐसी फैमिलियर हो गई फिर उन सब चीज़ों की कि ऐसा लगने लगा कि क्या ही मैं फजूल की ये सब चीज़ें सोचती थी और क्यों मुझे इतना परेशानी होती थी उसमें। तो अभी क्या है कि इनके हस्बैंड, भाई कोई भी इंसान है, आप जाते हुए दाएं बाएं भी देखेगा, आप सामने से कोई लड़की आ रही है, लेडी आ रही है ना, कोई भी किसी भी एज की आ रहा है, कोई भी जेंडर का पर्सन आ सकता है। तो कॉमन सेंस है कि मतलब कॉमन सी बात भी है, और कि नज़र तो इधर उधर जाएगी। और पार्टनर को ये कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी इंसान ऐसे नाक की सीधी में तो नहीं चल सकता, वो चाहेगा तो इधर देखेगा। अब वो इधर उधर देख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को घूर रहा है, ताड़ रहा है, या कोई रॉन्ग इंटेंशन से देख रहा है। तो वो चीज़ें उनको समझ में आई। अब इनके हस्बैंड भी आराम से फ्रीली जो है ना इनके साथ पार्टी में, सोशल गैदरिंग में आराम से आ जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो इनका मेन स्ट्रेस था उस पर हमने बहुत काम किया, वो था इनकी मदर इन लॉ से। इनकी मदर इन लॉ से एक बार एक सेशन में बात की गई, लेकिन बस कहते हैं ना किसी किसी इंसान से हाथ ही जुड़वा ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो बिल्कुल वैसी ही लेडी है जो शायद, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब तक जीते हैं जब तक वो कभी बदल नहीं सकते। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि मुझे इस लड़की से सख्त नफ़रत है, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी इसे अपनी बहू की तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब ये आ गई है मेरी छाती पे बिल्कुल, तो झेलना पड़ रहा है मुझे, लेकिन मैं इसके लिए नहीं बदलूँगी। इसे मेरे घर में रहना है तो रोज़ इसे बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि इसने मेरे बेटे की शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं होने दी। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया, और बस वहाँ तो फुल स्टॉप ही लग गया कि उनको तो समझाया नहीं जा सकता। जो लेडी इस तरीके से साफ साफ बोल दे इस तरीके से। तो फिर इनके बेटे को ही समझाया गया कि अब शादी की है, लव मैरिज की है, तो प्यार किया है तो निभाओ भी। और आपकी माताजी जब इस तरीके से बोल रही हैं, और उन्होंने साफ साफ पूरा डिक्लेयर कर दिया है कि मेरे जीते जी इस लड़की को मैं बहू नहीं एक्सेप्ट करूँगी, इसने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया है। तो ये तो आपको है तो पहले सोचना चाहिए था कि मेरी माँ की नेचर कैसी है, और मैं जिस लड़के से शादी कर रहा हूँ वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी, वो ऐसी है। ऐसा तो है नहीं आपको पता नहीं था कि आपकी मदर की नेचर कैसी है। अब अपनी शादी की है, प्यार करते हैं आप इनसे, तो निभाइए भी फिर इस चीज़ को। तो फिर उन्होंने यही डिसाइड किया कि वो अपने मदर फादर से अलग रहें, और अलग रहकर इस बात को समझे, क्योंकि ना तो उन लेडी को उनकी बेटी के समझाने का फ़र्क पड़ रहा था, ना उनके हस्बैंड के समझाने का फ़र्क पड़ रहा था, ना उन्हें बेटे पे तरस आ रहा था कि मेरा बेटा इस बात से कितना परेशान है या मेरा बेटा घर से दूर चला जाएगा। उन्हें बेटे का घर छोड़कर जाना मंजूर था, लेकिन खुद को स्वीकार करना कि ये मेरी बहू है या बदलना उनको वो नामंजूर था।
तो जब अहम इतना हावी हो जाता है तो वो तो फिर घर में कहते हैं ना सत्यानाश करा कर ही रखता है। तो यही हुआ, तो उनकी वजह से वो फैमिली टूटी और बेटे ने इस बात को समझा कि अच्छा ये इस टॉर्चर की वजह से ऐसी हो गई, मैंने तो अच्छी भली लड़की से शादी करी थी। और उसको गिल्टी फील हुआ उस हस्बैंड को बहुत ज़्यादा, उसको इतनी आत्मग्लानि हुई अंदर से कि मैंने जिस लड़के से प्यार कर कर शादी करी मैं उसे ही समझने में फ़ेल हो गया। तो वो आत्मग्लानि के भाव से उन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा मदद की अपनी वाइफ की, और उन्होंने इस चीज़ को समझते हुए कि मेरी मदर यहाँ पर गलत है और मुझे अपनी मदर की नहीं, मुझे जो है ना अपनी वाइफ का साथ देना है। और उन्होंने वहाँ से अपना अलग घर बसाया। अब वो अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छी तरीके से खुशहाल जी रहे हैं। वो लड़की भी बिल्कुल ठीक हो गई है, उसको जो ऑब्सेसिव थॉट्स आते थे सब मेडिसिन्स कम्प्लीटली ऑफ, सब तरीके से बिल्कुल परफेक्टली ठीक, आराम से हंसते मुस्कुराते आना जाना खुश रहना सब कुछ है। हाँ, छोटा सा मुझसे बोली, बड़ी सॉफ्ट मन की लड़की थी, बोली मुझसे कि मुझे बस एक बात का दुख है कि हम परिवार के साथ नहीं रहते हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कहते हैं ना ज़िंदगी में छोटे मोटे कुछ गम तो रह ही जाते हैं कई बार। अब नहीं रह सकते आप परिवार के साथ, क्योंकि परिवार में कोई एक ऐसा सदस्य है जो जीते जी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको चाहे कुछ भी कितना भी बिगड़ जाए लेकिन आप स्वीकार नहीं है। तो इस बात को थोड़ा सा दिल में, मैं समझती हूँ इंसान ही कम्प्लीटली निकालना इतना आसान क्या है, आसान नहीं होता बल्कि इम्पॉसिबल ही होता है, क्योंकि हम ह्यूमंस की ये ब्यूटी होती है ना, लोगों से कनेक्टेड रहना, इमोशंस को फील करना। तो उनको इस बात के लिए भी समझाया गया कि अब आप इसको और एक स्ट्रेस मत बना लेना, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने अपनी तरफ से बहुत टॉर्चर भी झेला, आपने कोशिशें भी की, इसमें आप बीमारी का शिकार भी हो गई। और जब आपका हस्बैंड इस बात को समझ रहा है, जब आपकी सिस्टर इन लॉ आपके साथ है, जब आपके फादर इन लॉ आपके साथ हैं, उन लेडी पर किसी तरीके का कोई असर नहीं हो रहा है, तो इसमें फिर आपको दुख मानने की क्या ज़रूरत है। तो तब उनको समझ में आया कि हाँ ठीक है, कि कभी कभी तो महसूस होगा जब कुछ ऐसे मौके आएंगे जब सांस की ज़रूरत होती है, लेकिन इट्स ओके। तो इस तरीके से ये केस भी ख़त्म हो गया। तो बड़ी खुशी होती है जब भी किसी इंसान को नई ज़िंदगी मिल जाती है और वो खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। देखिए, OCD किसी भी तरीके की हो, बिल्कुल ठीक हो सकती है। आपको बस विश्वास रखना है और अपने ऊपर मेहनत करनी है। इस वीडियो को ज़रूर सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि OCD सफ़र की ज़िंदगी जितनी कष्ट से भरी हुई होती है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर आपको वास्तव में OCD हुआ है तभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वरना आप किसी की पीड़ा समझ नहीं सकते। ये वीडियो उन्हें बहुत ही मनोबल देगा और फिर उनके अंदर भी हिम्मत आएगी और वो भी ठीक हो जाएंगे। आप घर बैठे ठीक होते रहें, यही मेरी इच्छा है। और ये विश्वास बनाए रखें कि बिना किसी दवाई के भी OCD से बाहर आया जा सकता है। जितना विश्वास ये स्ट्रांग होगा ना, उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी। तो अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।